हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग सेंटर में। आज हम ये प्रोग्राम सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की 12वीं सदी से 17वीं सदी तक के भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी हिस्ट्री की बुक से लगा हुआ फर्स्ट चैप्टर में आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, हम हिस्ट्री के 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में। और सर अजय बेसिकली कोर्स है और आपको अभी तक आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, पर आप ये बात पक्की है कि आप सेकंड ईयर में स्टडी करेंगे, क्योंकि वेटेड है रिजल्ट और बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और इसी के साथ आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपका जो एडमिशन होगा उसके 2 या 3 मंथ बाद आपका थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे, मतलब मार्च अप्रैल में हो जाएंगे एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के। और इसके लिए आपको तैयारी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता ऑफलाइन ही एग्ज़ाम आपकी हो, वहाँ पे बैठ के आपको यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम देना पड़े। इसी के साथ आइए हिस्ट्री का हम पहला चैप्टर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई और किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई और किन किन राज्यों का उद्भव हुआ, उस चलते आज हम बात करेंगे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में दिल्ली की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और मोहम्मद गोरी का छोड़ा हुआ साम्राज्य भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। जो मोहम्मद गोरी का जो छोड़ा हुआ उत्तर भारत का साम्राज्य था, जो साउथ नॉर्थ का था, वो बहुत बड़े हिस्से में फैल गया। हर समय इस साम्राज्य के समाप्त होने का खतरा बना था और नाजुक मौके में किसने नींव डाल दी? कुतुब ऐबक। कुतुब ऐबक का नाम इसलिए इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली की स्थापना के साथ साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और साथ साथ ही इन्होंने ऐसी चीज़ें की करी और जो तुर्कों का सबसे बड़ा ये माना जाता था। दिल्ली का सुल्तान जो 1206 में नींव डाली और स्थापित सल्तनत के पहले स्थापित जो था, इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि सैनिक और राज्य का संचालन मुइज़्ज़ुद्दीन के गुलाम अधिकारी कुतुब ऐबक के हाथ में था। मोहम्मद गोरी का पुत्र नहीं था। भारत में उसे छोड़ा हुआ साम्राज्य का वारिस कुतुब ऐबक ही बना। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी जो था उसका कोई पुत्र नहीं था, उसका कोई वारिस भी नहीं था। ये इतिहास इस बातों का साक्षी है, गवाह है। ठीक है, पर जो उससे गुलाम रखते थे, गुलाम मीन्स काम करने वाला गुलाम नहीं, उस चीज़ को जो काम करने में दास कहा जाता था। गुलाम इट मीन्स उन्हें हर प्रशिक्षण दिया जाता था, जो या मतलब तो हर अधिकारियों के द्वारा स्वामी के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने को कोई आसान बात नहीं थी। मतलब जो गुलाम था वो कुतुब ऐबक ही था, और गुलाम और दास को अपने स्वामी का साम्राज्य उत्तराधिकारी करना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये दास होते थे प्रतिभा के संपन्न होते थे। उस समय ये था कि जो दास, ये जो गुलाम होते थे, उर्दू का शब्द है गुलाम और हिंदी का शब्द है दास। ठीक है, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ। इससे साथ साथ ऐसे कई वर्ड आएंगे आपको, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दोनों वर्ड एक ही है। इनके जो लालन पालन का जो इन्हें रखा जाता था, बड़ी मेहनत और की जाती थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि सैनिक और प्रशासनिक क्षेत्रों पर कड़ा प्रशिक्षण भी मिलता था, साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्रों से निष्णात होते थे। निष्णात तो मतलब ये निपुण होते थे। इन्हें इतिहास, कला, सैनिक प्रशिक्षण, कलाबाजी, सब चीज़ों में इन्हें प्रशिक्षण मिलता था। ये दास मामलूक कहलाते थे। मामलूक मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके 2-3 नंबरों में। नंबर मामलूक किसे कहते थे? मतलब बेझिझक कह देना, दास को मामलूक कहलाते थे और इनका तेल महंगे दामों पे बेचा जाता था। अपने मालिक और परिवार का विवाह भी करते थे और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी हो जाते थे। इसलिए ऐबक ऐसा अद्भुत उत्थान का आकस्मिक पिता इतना अनोखा ही। यह तो तुर्कों की दास प्रथा की मुख्य विशेषता थी कि दासों को बड़े बड़े पद तक पहुँचाने का मौका देती थी। ये बात सच है कि दास प्रथा, जो गुलाम की प्रथा, वो पुराने समय से चलती आई थी। आपने जैसे फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, अशोक जो एक चंद्रगुप्त मौर्य था वो गुलाम थे। ठीक है, गुलाम था, उसकी दास प्रथा थी। ठीक है, उस समय इतना उन्हें
बेच दिया जाता था, इतना उन्हें घर के काम कराए जाते थे। पर जो तुर्कों की बात करी जाए उसमें दास के साथ साथ एक नृत्य व्यवहार ना किया जा सके, और मतलब उसे ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था जो एक अपने पुत्र के समान या पुत्र से बढ़कर किसी को दिया जाता है। ठीक है, उन्हें ज्ञान की नॉलेज हर क्षेत्र की चीज़ दी जाती थी, और उनके बड़े बड़े पद में भी उन्हें पहुँचा दिया जाता था। ठीक है, पर वो कहलाते ही दास थे, ममलुक कहलाते थे तुर्कों की लैंग्वेज में, पर उन्हें बड़े बड़े मौक़ों पे पहुँचा दिया जाता था और अच्छा करा जाता था। ऐसा ही कुतुब ऐबक के साथ हुआ, और वो गद्दी पे बैठ गया मोहम्मद गोरी के बाद, जो एक मोहम्मद गोरी का दास या गुलाम था। ठीक है, जैसा कि पहले उन्हें देखा गया कि 1192 में तराइन की, जब आपको है कि तराइन की लड़ाई 1192 में हुई। ठीक है, जो दूसरी लड़ाई के मोहम्मद गौरी और भारतीय संरक्षण का कार्य सौंपा। भारत गौर वंश के सैनिक विजयों पर ऐबक का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐबक ही था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, और कहते हैं कि ऐबक ही था जिसने पूर्ण बहुमत से जो दिल्ली पे अपना राज्य स्थापित किया और राजधानी बनाया। अजमेर के 2 विद्रोह हुए। जयचंद को हराने का उल्लेखनीय कार्य कलोई, मतलब जो कलोई है, उस समय एक क्षेत्र हुआ करता था, और आज का अलीगढ़ नाम से है, और रणभोर को जीता 1195 में। बदायूं और कन्नौज 1197-98 में। कालांतर में महोबा और खुजारो 1202 में अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके तथा सेनापति मोहम्मद बयाखन खलजी के बिहार और बंगाल का तुर्की के साम्राज्य मिला लिया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कुतुब ऐबक ने बहुत सारे काम किए, जिसमें तराइन का युद्ध, ठीक है, के बाद 1192 के बाद एक कोई सुव्यवस्थित क्षेत्र सल्तनत की स्थापना जो की तुर्कों में, वो मोहम्मद कुतुब ऐबक ने की गोरी के बाद। ठीक है, और अब चलते हैं सामुसिन इल्तुतमिश के, जो ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्की के अमीरों का ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। कहते हैं कि ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही बैठेगा जो पहले चलता आया था। इसे पिता शासनात्मक व्यवस्था, तब राजपुत्र व्यवस्था या राजकीय संरचना कहते हैं। ठीक है, ऐबक और आराम से गद्दी पर बैठा दिए। इसके विपरीत दिल्ली और अमीरों को जितना उम्मीदवार मुख्य न्यायाधीश इस्माइल था, सिंहासनच्युत होने पे इल्तुतमिश ने आमंत्रित किया। इल्तुतमिश बदायूं का हाकिम था और मौके पर उसने हाथ से जाने नहीं दिया। इल्तुतमिश आगे बढ़ा और आराम शाह को लड़ाई के मैदान में हरा दिया। उसके मौत के घाट उतारने के पश्चात राजा बन गया। ठीक है, जो दिल्ली के अमीर थे, विपरीत दिल्ली के अमीरों का नेता था। ठीक है, जो ऐबक था लाहौर के तुर्की अमीरों का ऐबक का पुत्र था। जो दिल्ली के जो अमीर थे वो ऐबक से, मतलब इल्तुतमिश से खुश नहीं थे। उन्होंने क्या करा, जो मुख्य अमीरदाद, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था पहले, जो इस्माइल था, वो सिंहासनच्युत होने पे इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। जो सिंहासनच्युत हुआ वो इल्तुतमिश को आमंत्रित किया अपने एक फंक्शन में, और उसकी हत्या कर दी लड़ाई चलते चलते। ठीक है, और मौत के घाट उतारने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गए। और अब बात करेंगे इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में, तो वास्तविक रूप में दिल्ली सल्तनत के काम को शुरू करना पड़ा और देखभाल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय लाहौर के जो अमीरों ने इल्तुतमिश को बैठाया था, उसके इल्तुतमिश अंगरक्षक जागीरदार विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसी की शक्ति का दमन हुआ। जो इस्माइल जब गद्दी पर बैठ गया था, इल्तुतमिश को सामना करना पड़ा, क्योंकि आराम शाह की हत्या के बाद इतना आसान नहीं था कि वो गद्दी पे बैठ सके। और इल्तुतमिश ने वो कर दिखाया सुल्तान, और उन्हें इल्तुतमिश ने की समस्या ये थी कि तुर्की के अमीर से सुल्तान नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लाभ के लिए आराम शाह को गद्दी पर बैठाया था। पर उसमें क्या हुआ, इल्तुतमिश बैठ गया। ठीक है,
नामसा की हत्या कर दी गई। इसके बाद अली मर्दान लखनऊ बंगाल का शासक बना, ऐलान कर दिया। इल्तुतमिश केवल तुर्क की में चुनौती नहीं दी, बल्कि राजपूत सेना पर सिर उठाया हुआ खोया हुआ वापस लेने की प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं कि उसने राजपूतों के साथ के रणभोर कर स्वतंत्र हो गए और ये ऐसी समस्या दूसरी तरफ बहुत बड़ी हो गई, उत्तर पश्चिम की सीमा पर खड़ी हो गई। तो मंगोल का संघर्ष मध्य एशिया को हिला के रख दिया और चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल भारत उत्तर पश्चिम सीमा पर पहुँच गए। और ये मालूम होता है कि दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में मिटा देंगे। ये कठिनाई समस्या को इल्तुतमिश घबरा गया। इल्तुतमिश एक सुलझा हुआ था और चतुर उस समय इल्तुतमिश हुआ ये कि उत्तर पश्चिमी इलाकों से मंगोल से चंगेज खान को पता लग गया कि वो अकेला है। उसने नेतृत्व करके मंगोल में उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंच गया। ये मालूम हो कि दिल्ली सल्तनत के देश को बिल्कुल मिटा देंगे। ये कठिनाई समस्या के बावजूद इल्तुतमिश घबराया नहीं। ये उसकी उपलब्धि कह लो, उसकी सहनशीलता कह लो, उसकी कूटनीति कह लो या चतुर्नीति कह लो, कुछ भी इसे कह सकते हो। पर इल्तुतमिश से सुलझा हुआ और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसकी सावधानी, समझौते और अपना प्रायोजित होने के उपाय पे प्रतिद्वंदी ना भड़क पाए। और उसने युद्धजोला को भेजा, मतलब अपने एक प्रतिद्वंदी को सामने भेजा कि वहाँ पे उसे युद्धजोला को प्रभु सत्ता स्वीकार कर लिया। और तत्कालीन परिस्थितियों को युद्ध रोकने के साथ ये उपाय इल्तुतमिश ने जल्दबाजी नहीं की और प्रतीक्षा कर रहा था अपने शत्रुता को सरलता से समाप्त करने का। इसलिए कहते हैं कि इतिहास में ऐसे वाक़ये हुए हैं जो आपको परिस्थितियों से लड़ने के तो सिखाते ही हैं और उन तरीक़ों से उस समय कैसे जीता जाता था। जब एक राजा 4 नहीं 10 शत्रुओं से घिरा हो, हर तरफ से उसे अपने देश को बचाने का संकट हो, अंदर से भी हो, बाहर से भी हो, उस समय वो राजा की क्या तकरीब, क्या चतुर्नीति काम आई, आज इस अध्याय में कंप्लीट होती है। ठीक है, जो बहुत सारे अभी इस चैप्टर में आप कम से कम 10-12 ऐसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि है क्या। ठीक है, मंगोल संकट के चतुर्थ और राजनीतिक को चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल को फारिम राजकुमार पीछा करता हुआ जलालुद्दीन पहुंचा। और इसी के साथ आगे की जो वीडियो है मैं अभी लाता हूँ, आपको आगे आएगी। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर पे 2 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको मैं अब पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चैप्टर बहुत लॉन्ग है और चीज़ें कुछ ही आनी हैं, इम्पोर्टेंट आनी हैं। तो इसी के साथ साथ आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉचिंग करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल में।